10th क्लास के बायोलॉजी का तीसरा पार्ट जो बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन या फिर प्रश्नों पर टिप्पणी लिखने के लिए यहीं से प्रश्न आया करते हैं। तो देखेंगे पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है और क्या कह रहा है। हर प्रश्न स्टूडेंट से जानने की कोशिश करता है कि वह क्या जान रहे हैं, और इसका एम होता है विद्यार्थियों में समाज को लेकर, पाठ्यक्रम को लेकर चेतना को जगाना। इसलिए पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। ये नहीं पूछ रहा है कहाँ होता है। यहाँ से कुछ भी हम कह सकते हैं, कहाँ होता है, कब होता है, किस प्रकार का होता है। तो आप समझिए कि सीधा प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन देखिए तो क्लियर होगा। ए कहता है सुबह शाम, बी कहता है दिन रात, और सी कहता है केवल रात, और डी कहता है केवल दिन। यहाँ विद्यार्थी को कंफ्यूज होता है और वो मारते हैं कि दिन और रात दोनों होता है, अर्थात बी के साथ चले जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जब भी होगा तो केवल दिन में होगा, अर्थात डी इसका सही उत्तर होता है। क्यों दिन में ही क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश होना अनिवार्य होता है, और रात में सूर्य की प्रकाश नहीं होगी, इसलिए दिन और रात इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। जब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होगी तो वह केवल दिन में होगी। तो ये क्लियर हो गया ऑब्जेक्टिव। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव देखिए क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे प्रभावी रंग कौन सा है। ये भी ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे प्रभावी रंग कौन सा है। ऑप्शन है, पहला है लाल, दूसरा है नीला, तीसरा है बैगनी और चौथा है हरा। तो इस ऑप्शन में जब हम देखते हैं तो इसका सही विकल्प होता है ए होता है, यानी पहला ऑप्शन सही होता है कि लाल रंग में ही प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होते हैं, यानी यह प्रभावी रंग होता है। लेकिन अब इसमें देखिए कि फिजिक्स से भी रिलेटिव हो जाता है। अगर पूछता है आपको कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस वर्ण का होता है, किस रंग का होता है, तो तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, इसमें से आपका लाल हो जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा कि किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तब आपको बैगनी मारना है। लेकिन यही अगर विपरीत पूछता है कि किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा कि किस रंग का सबसे प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जो आपका है, कई ऑप्शन कई क्षेत्रों में, कई सब्जेक्टों में क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। अब आप देखिए कि नीला और बैगनी में क्या है, कुछ समानताएं हो जाती है। अब अगर कहे कि किसका प्रकीर्णन सबसे अधिक है, नीला या बैगनी, तो इसमें उत्तर क्या होगा, स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा वर्ण होता है, लाल होता है, और सबसे नीचे कौन सा होता है, कौन होता है, बैगनी होता है। तो हमेशा याद रखना है तरंगदैर्घ्य के आधार पर। तो ये फिजिक्स से भी है और ये आपका क्या है, बायो से भी क्वेश्चन रिलेटेड होता है। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए कि आलू में कायिक प्रवर्धन होता है। तो यहां से तो शॉर्ट क्वेश्चन डायरेक्ट निकालता है कि कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। 2 नंबर में पूछेगा कि कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, तो साधारण जवाब इसका होता है कि पौधे के किसी भी भाग से नए पौधे का जन्म होना ही कायिक प्रवर्धन कहलाता है। चाहे वह पौधा का भाग जड़ हो, चाहे वह पौधा का भाग तना हो, चाहे वह पौधा का भाग पत्ती हो, चाहे वह पौधा का भाग किसी अन्य भाग के रूप में हो। तो हम देखें कि कायिक प्रवर्धन पौधे के किसी भी अंग से, किसी भी भाग से एक नए पौधे के रूप में उद्भव हो जाता है, जन्म ले लेता है, तो वह कायिक प्रवर्धन कहलाता है। लेकिन यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन से ही ऑब्जेक्टिव निकल भी रहा है कि आलू में कायिक प्रवर्धन होता है, किस रूप में होता है। पहला ऑप्शन है जड़ से, दूसरा है बीज से, तीसरा है फल से, और चौथा है भूमिगत तने से। अब देखिए ये पूछ रहा है कि पौधों में, ना ये पूछ रहा है आलू में। अगर पौधा रहता तो सबसे हो जाता, लेकिन ये खासकर आलू पूछ रहा है, इसलिए इसमें कायिक प्रवर्धन जब भी होगा तो भूमिगत तना से होगा। क्योंकि आलू में जो है एक कंद पाया जाता है, केंद्र पाया जाता है, जिसको हम आई कहते हैं, नेत्र कहते हैं, आलू का आंख कहते हैं, और उसी आलू की आंख से जो है एक नए आलू के पौधे का क्या होता है, उत्पत्ति होता है। अर्थात ये कायिक प्रवर्धन का उदाहरण भी है
और ये प्रकंद का भी उदाहरण माना जाता है। चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। अब देखिए वृक्क को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। वृक्क को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। तो वृक्क के जगह पर किडनी भी क्वेश्चन दे सकता है। तो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए, पहला कह रहा है कोशिका, दूसरा कह रहा है उत्तक, तीसरा कह रहा है मूत्राशय और चौथा क्या कह रहा है, नेफ्रॉन कह रहा है। तो इसमें वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं चुनना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए इससे हम शॉर्ट क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कोशिका किसे कहते हैं, तो सिंपल जवाब है कि किसी भी जीव की शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है, तो उसे हम कोशिका कहते हैं। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, उत्तक, तो पूछेगा उत्तक किसे कहते हैं, तो सिंपल इसका जवाब है कि कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं। जैसे दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, फ्लोएम उत्तक है, जाइलम उत्तक है, ये सब उत्तक के प्रकार होते हैं। अब तीसरा ऑप्शन से हम निकाल सकते हैं मूत्राशय, अर्थात मूत्राशय क्या है। तो यहाँ मूत्र जो है क्या होता है, संचित होता है, जमा होता है, और यहीं से मूत्र मार्ग के द्वारा जो है मूत्र के रूप में जो यूरिन पाए जाते हैं वह शरीर से क्या होता है, निष्कासित होता है, बाहर होता है। अब इस प्रकार से हम देख लिए कि ऑब्जेक्टिव से भी शॉर्ट क्वेश्चन किस प्रकार से निकलता है और वस्तुनिष्ठ भी एक विकल्प से कई विकल्प के रूप में हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीव विज्ञान का पिता कहते हैं, यानी किसे कहते हैं। तो चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है थियोफ्राइटस, तीसरा ऑप्शन है अरस्तु और चौथा ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन। अब देखिए कि जीव विज्ञान का पिता पूछ रहा है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अरस्तु हो जाएगा। अरस्तु विश्व का एकमात्र व्यक्ति है जो तीन तीन विषय के जनक कहलाए, पिता कहलाए। एक तो जीव विज्ञान का पिता कहलाया, दूसरा जंतु विज्ञान का पिता कहलाया और तीसरा राजनीति विज्ञान का पिता कहलाया। यानी इस व्यक्ति से हम यही सीख सकते हैं कि अगर व्यक्ति परिश्रम करे, मेहनत करे, हार्ड वर्क करे तो वह कई विषयों का जानकार हो सकता है और दुनिया को अपने ज्ञान से जो है अभिभूत करा सकता है। अब आप देखिए एक एक ऑप्शन अलग अलग ऑप्शन के रूप में देखते हैं। जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन न्यूटन दिए हुए है, तो न्यूटन भी किसी विषय का क्या है, पिता है। तो किस विषय का पिता हो गया, फिजिक्स का हो गया, अर्थात भौतिकी का हो गया। इन्हें हम फिजिक्स ऑफ फादर कहते हैं। इन्हें हम क्या कहें, अरस्तु को कहे क्या कहें, जूलॉजी ऑफ फादर, बायोलॉजी ऑफ फादर, पॉलिटिकल ऑफ फादर। ठीक उसी तरह से थियोफ्राइटस है, तो थियोफ्राइटस जो है यह वनस्पति विज्ञान का पिता कहलाया। फिर आप देखिए चार्ल्स डार्विन है, यह किसी विषय का पिता तो नहीं कहलाए, लेकिन यह प्रकृति वर्ण के सिद्धांत देने का काम किया और दुनिया को प्रकृति के बारे में बतलाने का कार्य किया। चलिए अब छठे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं कि अलैंगिक जनन की विधि है। हम जानते हैं कि जनन के दो भाग होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो उसी जनन की एक भाग है अलैंगिक जनन। तो पूछ रहा है कि अलैंगिक जनन की विधि है, कौन कौन सी विधि है। पहला ऑप्शन है बीजाणु जनन, दूसरा ऑप्शन है मुकुलन, तीसरा ऑप्शन है विखंडन और चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसमें सभी हो जाएंगे, इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा सही हो जाएगा, क्योंकि अलैंगिक जनन के अंतर्गत ये सभी विधि आते हैं और इन सब विधियों के द्वारा कई पादप प्राणी जो होते हैं अपना जनन क्रिया संपन्न करने का कार्य करते हैं। इसमें से एक पूछता है कि मुकुलन के द्वारा कौन से जीव जनन क्रिया करते हैं। तो इसमें हाइड्रा हो जाता है जो मुकुलन विधि के द्वारा होता है। पूछता है कि विखंडन विधि के द्वारा कौन से जीव जनन करते हैं। तो अमीबा इसके अंतर्गत आ जाता है जो विखंडन प्रक्रिया के द्वारा अपने जनन क्रियाओं को संपन्न करते हैं। तो यहाँ से रिलेटिव कई ऑब्जेक्टिव निकालता है। चलिए हम लोग 7 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है। ऑप्शन देखिए, कहीं ना कहीं हर एक चीज का प्रतिशत बताया हुआ है और इस प्रतिशत से कुछ भी प्रश्न बनाकर बोर्ड में एग्जाम में हमसे पूछ लिया करता है और जानना चाह रहा है क्या विद्यार्थी इस प्रतिशत को अच्छी तरह से जानते हैं। तो ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। एक है पहला 78%, दूसरा है 21%, तीसरा है 2.5% और चौथा है 0.03%। पहले हम प्रश्न देखते हैं कि वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है, यानी इसमें से हमको कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत जानना होगा कि इसमें से कौन सा है। तो इसका सही विकल्प आपका डी हो जाता है, अर्थात 0.03%। लेकिन इसके अतिरिक्त जो 3 ऑप्शन हैं वो किसका प्रतिशत है।
इसके बारे में जानेंगे। तो 78% जो है वह वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मानी जाती है और 21% जो है यह वायुमंडल में ऑक्सीजन के रूप में पाया जाता है और 2.5% जो है यह पृथ्वी पर शुद्ध जल के रूप में पाया जाता है और पृथ्वी पर अधिक जल होने के कारण ही पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं। चलिए अब 8वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, यानी किस प्रकार का प्रवाह होता है। अब इसमें सबसे पहले आप देखिए कि पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन बना पूछता है कि पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं। इसका सही जवाब होता है और साधारण सरल भाषा में इसका जवाब है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव और वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। और यह परिभाषा इकोलॉजी के पिता जो हैं, यानी कह सकते हैं एजी टांसले के द्वारा परिभाषित किया गया है, अर्थात यह भी प्रमाणित परिभाषा है। तो एजी टांसले क्या कहा कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव और वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं जीव है, जंतु है, वातावरण है, उष्मा है, जलवायु है, मृदा है, इटिसी इत्यादि है। लेकिन अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऑप्शन देखिए, एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय, चक्रीय। तो इसमें सही विकल्प है एक दिशीय, अर्थात पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा जब भी प्रवाह होता है तो एक दिशा में होता है और यही कारण है कि हर एक जीवों की ऊर्जा जो होता है दूसरे जीवों में स्थानांतरण होता है, क्योंकि हम फिजिक्स में पढ़े हैं कि ऊर्जा ना तो नष्ट होती है और ना ही उसका निर्माण किया जाता है, सिर्फ ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूपों में परिवर्तित किया जाता है। चलिए अब हम लोग 9 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक पूछ रहा है, सभी जीवों के बारे में नहीं पूछ रहा, सिर्फ कवक के बारे में पूछ रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो ऑप्शन है स्वपोषी, संभोजी, मृतजीवी, नन का अर्थ होता है इनमें से कोई नहीं। इसमें सिंपल जवाब है, सही उत्तर है मृतजीवी। मृतजीवी का अर्थ होता है मरे हुए जीव, यानी जो मरे हुए जीवों का भक्षण करता है वही अपघटक भी कहलाते हैं और कवक जो है अपघटक के अंतर्गत भी आता है, क्योंकि वह मरे हुए जीवों को खाने का क्या करता है, काम करता है और मरे हुए जीवों से ही वह भोजन प्राप्त करता है। तो वह पोषण की विधि को क्या अपनाता है, मृतजीवी के रूप में। चलिए अब 10वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं कि यूरो का संबंध है। यह भी प्रश्न कई बार पूछ चुका है, यूरो का संबंध है यानी किससे है। अब यहीं आपका ऐसे भी दे सकता है कि यूरो 2 का संबंध किससे है, यानी यूरो डायरेक्ट भी दे सकता है और यूरो 2 का संबंध किससे है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो ऑप्शन देखिए, जल प्रदूषण, दूसरा है ध्वनि प्रदूषण, तीसरा है मृदा प्रदूषण और चौथा है वायु प्रदूषण। तो इसमें सही उत्तर जो है आपका डी हो जाएगा, वायु प्रदूषण। अब यहां से शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, चाहे वह फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, ज्योग्राफी हो या फिर आपका हिंदी ऐसे हो, हर जगह यहां से प्रश्न बन जाता है। अब समझिए सबसे पहले कि जल प्रदूषण किसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब देंगे कि जल में O2 का कम घुलना ही जल प्रदूषण कहलाता है और जल प्रदूषण से कई रोग हो जाते हैं, चेचक हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, हैजा हो जाता है, ये विभिन्न रोग उत्पन्न होते हैं। दूसरा क्वेश्चन बना सकता है कि ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं। इसका सिंपल जवाब है कि कान को अप्रिय लगना ही ध्वनि प्रदूषण कहलाता है और ध्वनि प्रदूषण का जो मात्रक है, ऐसा ही मात्रक है, वह क्या है, डेसिबल है। तो ये भी आपको याद रखना क्योंकि मात्रक भी पूछता है। दूसरी बात आपका है मृदा प्रदूषण किसे कहते हैं। तो मिट्टी में अवांछनीय तत्वों का मिल जाना ही मृदा प्रदूषण कहलाता है। और चौथा क्वेश्चन यहां से बनाएगा शॉर्ट कि वायु प्रदूषण किसे कहते हैं। तो वायु, शुद्ध वायु में अशुद्ध वायु का मिलना ही वायु प्रदूषण कहलाता है। तो हम देख लिए कि ये 4 ऑप्शन से हमें शॉर्ट क्वेश्चन भी प्राप्त हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग 11वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं कि क्या कह रहा है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि दांत का कठोरतम भाग है, यानी दांत का कठोरतम भाग कौन सा है। ध्यान दीजिए, जंतुओं में, जीवों में सबसे कठोरतम भाग होता है। अब यह भी ऑप्शन जो आपका 4 ऑप्शन है, इसमें से 3 ऑप्शन अलग अलग ऑब्जेक्टिव तैयार कर देता है। सबसे पहले आप जानिए इसका उत्तर क्या होगा कि दांत का कठोरतम भाग कौन सा है। इसका सही विकल्प हो जाएगा सी हो जाएगा, अर्थात इनामेल होता है।
जो दांत की सबसे ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। ये सबसे कठोर होते हैं, जो हमें दांत को रक्षा प्रदान करने का काम करता है। लेकिन ये दो ऑप्शन जो हैं ये अलग क्वेश्चन को तैयार करता है। जैसे पूछ देगा कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फीमर। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि फीमर जो हड्डी होता है वह मनुष्य के किस अंग में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जांघ में। अब दूसरा देखिए क्या है, अस्टेपिज। इसको कई नामों से पुकारते हैं, जैसे अस्टेपिज कहीं लिखा रहता है, कहीं लिखा रहता है अस्टेपिस लिखा रहता है। तो पूछेगा कि अस्टेपिज जो हड्डियां हैं वह मनुष्य के किस भाग में पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कान में पाया जाता है। फिर से क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य की सबसे शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, तो अस्टेपिज हो जाएगा। तो हम देखिए कि यह दो क्वेश्चन भी कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार किया। चलिए अब हम लोग ब्राह्मी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कर रहा ब्राह्मण क्वेश्चन कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। अब ध्यान दीजिए, एक वयस्क मनुष्य हम किसको मानते हैं, जो 18 वर्ष के उपरांत आयु को प्राप्त कर लेता है वह एक वयस्क मनुष्य हो जाता है। लेकिन कई दांत ऐसे होते हैं जो 25 वर्ष की आयु के बाद भी निकलते हैं। लेकिन आप देखिए कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 32, ऑप्शन सी है 28, ऑप्शन डी है सही। तो हम सभी जानते हैं कि 32 दांत होते हैं। अब देखिए, मनुष्य जो एक वयस्क मनुष्य है 16 दांत ऊपर होता है और 16 दांत नीचे होता है, इसलिए 16 को जोड़ते हैं तो 32 दांत होते हैं। क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है आपसे कि एक वयस्क मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका सही जवाब देंगे कि 4 प्रकार के होते हैं, ये भी जवाब है। फिर देखिए, यह भी पूछ सकता है कि मनुष्य में दांत जो होते हैं कितने बार आते हैं और कितने बार गिरते हैं, टूटते हैं, तो कहेंगे 2 बार आते हैं और 2 बार टूटते हैं। अब यह भी पूछेगा कि एक शिशु में, या कह सकते हैं कि दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, तो उसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हम देख लिए कि दांत से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वह एक एक कर हम लोग देखें, जहां से संभावित प्रश्न उठा लिया करता है। चलिए 13वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न पूछ रहा हमसे कि मनुष्य का हृदय कितने चैम्बरों में बटा होता है। कहीं कहीं चैम्बरों की जगह पर, ये अंग्रेजी वर्ड्स होते हैं चैम्बर, कहीं कहीं पूछता है कितने भागों में या कितने कपाटों में बटे होते हैं, उसमें कितने कपाट पाए जाते हैं, या कहेगा कितने बॉल्व पाए जाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए सिंपल, पहले इसको कि मनुष्य का हृदय कितने चैम्बरों में बटा होता है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है 5। तो इसमें सही विकल्प आपका हो जाता है बी, क्योंकि मनुष्य का जो हृदय है वह, उसमें जो कपाट पाए जाते हैं उसकी संख्या कितने हैं, 4 हैं, अर्थात चैम्बरों की संख्या 4 होती है। चलिए आगे आइए। इसमें एक क्वेश्चन यह भी पूछता है कि मनुष्य का जो हृदय है वह किस झिल्ली में सुरक्षित होता है या उसको सुरक्षा देने का काम करता है, तो इसका नाम है पेरिकॉर्डियम झिल्ली, अर्थात पेरिकॉर्डियम झिल्ली में ही हृदय पाया जाता है और उसे सुरक्षा देने का कार्य करता है। और हृदय जो है शरीर का स्टेशन कहलाता है, ब्लड स्टेशन कहलाता है, जहां से अशुद्ध रक्त भी रखता है और शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। हालांकि रक्त को शुद्धिकरण करने का काम किडनी करती है, यानी किडनी है जो रक्त को साफ करता है, साफ कर कर उसे फिर भेज देता है, हृदय के पास भेजता है। और हृदय जो है सभी शरीरों के अंगों में रक्त को पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि रक्त में ही ऑक्सीजन क्या होती है, घुली हुई रहती है, अर्थात ऑक्सीजन पहुंचने के उपरांत ही मनुष्य की सांसें चलती रहती है। तो हम यह भी देख लिए। 14वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ATP का विस्तारित रूप क्या है। कई ऐसे शॉर्ट वर्ड्स होते हैं जिसको एग्जाम में विस्तारित रूप के रूप में पूछता है, तो उसी में से ATP पूछ दिया, इसका विस्तारित रूप क्या है। सबसे पहले जानिए, जो ये ATP है ये आपका ऊर्जा से संबंधित है, माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है, क्योंकि मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का जो घर कहलाता है वह माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, और वहीं ऊर्जा संचित होता है ATP के रूप में होता है। कभी पूछ देगा कि ATP में जो है ऊर्जा कितने संचित मात्रा के रूप में रहता है, तो 38 के रूप में रहता है, संख्या इसमें बताया जाता है। लेकिन यहाँ ATP का विस्तारित रूप पूछ रहा है, तो देखिए एक एक ऑप्शन। पहला ऑप्शन है एडिनिन थायमिन फॉस्फेट, दूसरा ऑप्शन है एडिनिन ट्राई फॉस्फेट, तीसरा ऑप्शन है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट और चौथा ऑप्शन है एडिनिन थायमिन डाई फॉस्फेट। तो जब हम चारों विकल्प को देखते हैं
तो इसमें सही विकल्प हमको मिलता है सी नंबर, तीसरा नंबर कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इसी के आधार पर एक क्वेश्चन और पूछ देता है, DNA पूछता है, RNA पूछता है कि इसका विस्तारित रूप क्या है। तो DNA का विस्तारित रूप होता है, D से होता है डीएक्सो राइबोस, N से होता है न्यूक्लियक और A से होता है एसिड, अर्थात डीएक्सो राइबोस न्यूक्लियक एसिड। ठीक उसी तरह से RNA का विस्तारित रूप पूछ देता है, तो R से होता है राइबोस, N से होता है न्यूक्लियक और A से होता है एसिड, अर्थात राइबोस न्यूक्लियक एसिड। तो ये विस्तारित रूप एग्जाम में भी कभी कभी उठा लिया करता है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, 15वां क्वेश्चन कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है। यानी इसमें जो विकल्प दिए गए हैं उसी में से आपको चूज करना है कि जैव आवर्धन कौन प्रकट करता है, प्रदर्शित करता है, निरूपित करता है। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है CFC, दूसरा ऑप्शन है ATP, तीसरा ऑप्शन है O3 और चौथा ऑप्शन है DDT। इसका सही ऑप्शन है DDT। अब देखिए इसका भी विस्तारित रूप पूछता है, तो इसका विस्तारित रूप होता है डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरोइथेन, अर्थात डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरोइथेन। ये जो है रासायनिक कीटनाशी होता है जिसको हम लोग कृषि के क्षेत्र में फसलों को, पौधों के ऊपर छिड़काव करने का काम करते हैं। ये कई प्रकार के जीव जंतुओं को भी हानि पहुंचाने का कार्य करता है, इसलिए हम इसे जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाले रसायन के अंतर्गत रखते हैं। अब इसमें से 3 जो ऑप्शन हैं यह भी नए नए प्रश्न को उत्पन्न करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन है CFC, इसका फुल फॉर्म भी होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है यह ओजोन परत को पतला करने का काम करता है। तो क्वेश्चन यह भी पूछेगा कि ओजोन परत का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है या ओजोन परत को नष्ट करने का काम कौन करता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा CFC हो जाएगा। ATP के बारे में हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। और तीसरा आपका है O3, तो पूछेगा कि ओजोन गैस का सूत्र क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा O3 हो जाएगा। फिर पूछ सकता है कि ओजोन गैस कहाँ पाया जाता है, तो समताप मंडल में पाया जाता है। फिर पूछ सकता है कि वह कौन सा गैस है जिसका एक तरफ निर्माण होता है तो दूसरी तरफ विध्वंस होता है, तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा, ओजोन गैस हो जाएगा। फिर पूछ सकता है कि ओजोन परत की मोटाई को हम किस यंत्र से मापते हैं। यह भी पूछता है कि ओजोन परत की मोटाई को हम किस परत से मापते हैं या किस मापक यंत्र से मापते हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डॉप्सन इकाई, अर्थात डॉप्सन इकाई के द्वारा हम ओजोन परत की मोटाई को मापने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। देखने और समझने में लग रहा है कि यह 15 क्वेश्चन है, लेकिन हम इन 15 क्वेश्चन से भी कई क्वेश्चन बनाएं और 4 विकल्प से भी कई क्वेश्चन बनाने का कार्य किए। अगर इस तरह से हम पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने में आसानी हो जाती है और फिर एग्जाम का जो भय होता है वो निकल जाता है। तो इससे जो हम टॉपिक चुने और जो ऑब्जेक्टिव को चुने हैं उस ऑब्जेक्टिव से कई क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में आने की संभावना बढ़ जाती है और यह कंपटीशन तक भी काम करता है। धन्यवाद।